According to the question, a particle is projected making an angle of 45 degree with horizontal having kinetic energy K. The kinetic energy at highest point will be 2001 and 1997 नीट का क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जिसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है जिसकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी k है। जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हॉरिजॉन्टल से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, एंगल कितना है उसका इनिशियली 45 डिग्री। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं v है। ओके, एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी होती है v cos 45, v cos थीटा होती, थीटा की जगह 45 है तो v cos 45। इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उस पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है जिसकी वैल्यू होती है हाफ mv²। एंड इस फाइनल पॉइंट b पर हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे k डैश इक्वल टू हाफ m v की जगह v cos 45 का स्क्वायर। मतलब आपके पास में इस पॉइंट पर स्पीड हो गई हाफ mv²। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। ये बना k/2। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ काइनेटिक एनर्जी आपको हाईएस्ट पॉइंट पर मिलेगी। मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सेकंड k/2। 2001 एंड 1997 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्प्रिंग्स A एंड B हैव spring constant Ka and Kb where Ka equal to 2Kb are stressed by applying force of equal magnitude. If energy stored in A is Ea, then energy stored in B will be। क्वेश्चन में आपको देखा दो स्प्रिंग है A और B जिनकी स्प्रिंग कांस्टेंट Ka और Kb है, जहाँ Ka Kb का डबल है। इन दोनों को सेम फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स को अप्लाई करके स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है। अगर A की एनर्जी Ea है तो B में एनर्जी कितनी होगी? तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग होती है हाफ kx², या इसी को हम फोर्स के टर्म में लिख सकते हैं F² 2k, ठीक है। अब आपके पास फोर्स दोनों में क्या है? सेम है। दोनों ही सिचुएशन में क्या कहा गया है? इक्वल मैग्नीट्यूड का आपको फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब E क्या हो गया? E हो गया आपके पास में F² 2k, मतलब E प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/k। E प्रोपोर्शनल टू 1/k आपके पास आएगा। तो देखिए अब यहाँ से अगर अपन EA/EB निकालना चाहें तो ये होगा KB/KA। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Ka क्या है? Kb का डबल है, ठीक है। Ka क्या है? Kb का डबल। तो EA/EB इक्वल टू KB। Ka क्या हो गया? 2KB। यहाँ क्या होगा बेटा? Kb से Kb हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास में EA/EB मिलेगा 1/2। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे EB विल बी इक्वल टू 2EA। मतलब A की एनर्जी, A में जो भी स्टोर्ड एनर्जी है EA, उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन A। A इज द राइट आंसर, दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन B इज फर्स्ट ऑप्शन, 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड is 0.75 and 2 meter respectively. Its maximum speed will be। क्वेश्चन में आपको यहाँ बोला गया है कि एक बच्चा है, एक चाइल्ड है जो कि किसी स्विंग पर, किसी झूले पर बैठा हुआ है। इस झूले की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट आपको गिवन है और मैक्सिमम स्पीड आपसे पूछी गई है। तो देखिए बेटा, आपके पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो बच्चा स्विंग पर बैठा है, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी कितनी? 0.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और मैक्सिमम हाइट कितनी है आपके पास में? तो वो आपको दे रखा है 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ओके,
अब ये जो स्विंग होगा ये ग्रेविटी के इफेक्ट में, ग्रेविटी की वजह से ही ऊपर से वापस नीचे आएगा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ही ये मोशन हो रही है। और कंजर्वेटिव फोर्स होने पर क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। इसका मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस काइनेटिक एनर्जी में गेन के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हो जाएगा, mgh2 माइनस h1, और काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा हाफ mv²। क्या कैंसिल होगा, m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। g की वैल्यू 10, h2 2 माइनस 0.75 इक्वल टू हाफ v²। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 0.75 होगा 1.25, 1.25 इंटू 10 इक्वल टू हाफ v²। सो v² विल बी इक्वल टू 2, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2.5 इंटू 10 मतलब 25। सो v हो जाएगा रूट ऑफ 25 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड आएगी उस स्विंग की जो कि ग्रेविटी के अंडर, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है, स्विंग कर रहा है। उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2002 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ kinetic energy of a body is increased by 300% then the percentage change in momentum will be। अगर काइनेटिक एनर्जी को 300% से बढ़ा दिया जाए, ध्यान रखना increased by 300%, तो 300% से बढ़ा दें तो मोमेंटम में कितना चेंज होगा। सो देखिए बेटा, हमारे पास में मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2me। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में p क्या होता है, √2me। कैसे, तो एनर्जी होती है हाफ mv²। मैं इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन में m, ये बना p² अपॉन 2m। यहाँ से p² इक्वल आएगा 2me के, तो p इक्वल आएगा √2me के। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। तो अब हमारे पास p कितना हो गया, √2me। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि p इज़ प्रपोर्शनल टू √e, मतलब p इनिशियल अपॉन p फाइनल इक्वल टू √e इनिशियल अपॉन e फाइनल। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी को 300% से बढ़ाया गया है। 300% से बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि 3 गुना बढ़ाया है, जितनी पहले थी उसमें 3 टाइम्स और ऐड करना होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम p ले लेते हैं, फाइनल मोमेंटम हमारे पास पता नहीं तो पी एफ ही चलने देते हैं, इनिशियल एनर्जी ई मान लेते हैं, और फाइनल एनर्जी कितनी है 4e, क्योंकि 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया है। तो ये ई से ई कैंसिल होगा, 1/4 का रूट 1/2 होगा। इसका मतलब पी फाइनल आपके पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ पी के। लेकिन हमें तो परसेंटेज में पूछा है, तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100। फाइनल कितना था 2p माइनस p अपॉन p इंटू 100, तो ये क्या बचेगा बेटा, p अपॉन p इंटू 100 मतलब 100%। तो जब भी आप काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज़ करोगे तो मोमेंटम में चेंज कितने का आएगा, 100% का चेंज आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे भी चल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। A stationary particle explodes into 2 particles of mass m1 and m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energy E1 upon E2 is। क्वेश्चन में ये बोला है एक स्टेशनरी पार्टिकल था जो कि 2 पार्ट में टूटा है, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं v1 एंड v2 स्पीड से। अब आपको ये बोला गया है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी E1 है, सेकंड की E2 है, तो E1 अपॉन E2 आपसे पूछा गया। ध्यान रखिएगा पहले जो ये सिस्टम था ये रेस्ट में था, रेस्ट में है, इसका मतलब इनिशियली मोमेंटम कितना था, 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैसा होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब इनिशियली 0 था तो फाइनली भी 0 होगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 भी क्या होगा,
0 होगा। इसका मतलब m1v1 इक्वल टू m2v2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो अपोजिट है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म लगाओगे तो आप जरूर यहाँ पे डायरेक्शन ले सकते हो कि जैसे आपने वेक्टर लगाया फिर आप यहाँ पे डायरेक्शन को यूज़ करने लग जाओगे। ये लो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, मतलब p1 वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो p1 इक्वल टू p2, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात। अब एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास p²/2m। अब p तो दोनों का सेम है, मतलब भाई p तो आपको सेम दे रखा ना, p1 इक्वल टू p2। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/m। सो E1/E2 आपको मिलेगा m2/m1। m2/m1, तो ये आपका आंसर आएगा m2/m1, मतलब ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, m2/m1। इस तरह से एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनमें मोमेंटम दोनों पार्ट्स का क्या होगा, इक्वल होगा, और आप एनर्जीज का रेशियो मास के रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, when a long spring is stretched by 2 centimeter, its potential energy is U. If the spring is stretched by 10 centimeter, the potential energy stored in it will be। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक लॉन्ग स्प्रिंग है जो 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने पर पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होती है दैट इज़ U, और जब इसको 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्प्रिंग के लिए दी जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर के, मतलब U प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स स्क्वायर। तो U1/U2 क्या हो जाएगा, x1/x2 का होल स्क्वायर, मतलब x1 कितना था 2, x2 कितना है 10 का होल स्क्वायर। जैसे ही आप 2 से 10 को काटोगे ये बनेगा 5, तो आपके पास वैल्यू बनेगी U1/U2 इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर मीन्स 1/25। यहाँ से U2 हो जाएगा 25 U1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और U1 की जगह क्या था आपके पास, U था, तो 25 U आपके पास में वैल्यू बनेगी, 25 U आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन। ठीक है, 25 U। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, a mass of 0.5 kg moving with the speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant K equal to 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 0.5 kg का मास है जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसकी स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ सरफेस पर चलते हुए एक वेटलेस स्प्रिंग से कोलाइड करता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग पूछा गया है। तो देखिए आपके पास एक बॉल है जो कि मोशन करती हुई एक स्प्रिंग से कोलाइड कर रही है, इस टाइप से सिचुएशन आपको दे रखी है। अब आपसे ये कहा गया है कि जब ये बॉल इस स्प्रिंग से कोलाइड करेगी उस कंडीशन में मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा। इनिशियली जब ये बॉल मोशन कर रही थी तब इसमें थी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और जब ये स्प्रिंग से कोलाइड करेगी तो इस स्प्रिंग को ये कंप्रेस करेगी। जैसे ही मैक्सिमम कंप्रेशन की बात आती है तो जैसे स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगी ये बॉल यहाँ आगे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें कंप्रेशन होगा उसकी वजह से ये कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। कैसे, तो भाई स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज होगा। जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही गेन होगा। काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना हुआ, हाफ kx²। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास में mv² इक्वल आता है kx² के। यहाँ से x² बना mv²/k के, तो यहाँ से x आ जाएगा mv²/k की रूट के। m कितना था, तो m की वैल्यू थी 0.5,
V है 1.5 और K है 50। 0.5 1.5 0.5 1.5 अपॉन में 50 का रूट, ये हमारे पास x चलेगा। ठीक है, अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए ये 0.5 से 50 कैंसिल होगा कितने टाइम? 100 टाइम। कितने टाइम कैंसिल होगा? 100 टाइम। ठीक है, तो ये बना 1.5 इंटू 1.5 मतलब 1.5 का स्क्वायर अपॉन में 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये बना 0.15 का स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर x की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी? 0.15 मीटर। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आएगा 0.15 मीटर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जितना भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, और उससे अपना आंसर कितना आ जाएगा? 0.15 मीटर, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लास्ट में जाके थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर बॉल ऑफ मास 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energy will be in the ratio of। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपके पास दो बॉल हैं जिनके मास अलग अलग हैं, इनको सेम हाइट 60 फीट से छोड़ा गया है, और जब ये 30 फीट तक चल जाती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? 60 फीट हाइट है, 60 फीट से आपने इसको छोड़ा है। ठीक है, एक का मास है कितना? 2 kg एंड दूसरे का मास है कितना? 4 kg। दोनों की दोनों 30 फीट तक आ चुकी है। ठीक है, इस पॉइंट तक आ चुकी है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है? v इक्वल टू रूट 2gh। ठीक है, h कितना? जितना ये चल चुके हैं, कितना चले हैं? 30 फीट, तो रूट 2g एंड h कितना आ जाएगा आपके पास? 30 फीट। मतलब वेलोसिटी तो दोनों की क्या होगी? सेम होगी। दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया? काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 स्क्वायर। लेकिन सेम हाइट या सेम डिस्टेंस कवर करने पर वेलोसिटीज कैसी होगी? इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं v1 इक्वल टू क्या होगा? v2। तो अगर v1 और v2 इक्वल है तो ये बना k1 अपॉन k2 इक्वल टू हाफ m1 v स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा बेटा? आपके सामने है, हाफ से हाफ गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, तो बच्चा m1 अपॉन m2। m1 कितना है? 2 kg, m2 है 4 kg, तो 2 अपॉन 4, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है दैट विल बी 1/2। 1/2 मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन आपको मिलेगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर? चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m1 is moving with a velocity v1 and another particle of mass m2 is moving with velocity v2. Both of them have the same momentum but their kinetic energies are e1 and e2. If m1 is greater than m2 then okay. तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? के पास दो पार्टिकल है जिनके मास m1 और m2 है, जहां m1 इज ग्रेटर देन m2 है। m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2 है, एनर्जी e1 एंड e2 है। दोनों के मोमेंटम जो है वो क्या है? सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मतलब रिलेशन आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है e1 लेस देन e2, e1 अपॉन e2 दे रखा है, e1 ग्रेटर देन e2 दे रखा है, या e1 इक्वल टू e2। इनमें से क्या आएगा? तो देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। मोमेंटम दोनों का क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से k प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा? 1/m। अब यहाँ अपने को काइनेटिक एनर्जी E से शो कर रखी है, तो इसी को मैं लिख देता हूँ E प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसका मतलब E1 अपॉन E2 हो जाएगा m2 अपॉन m1। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारे पास m2 अपॉन m1, m2 अपॉन m1। ठीक है, अब m2 अपॉन m1 ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए आपके पास ये दे रखा था कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2। m1 क्या है? m2 से ज़्यादा है।
M1 M2 से क्या दे रखा है आपको, ज़्यादा दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो E1 है वो E2 से क्या होगा, कम होगा, लेस देन होगा। कैसे भाई, आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इफ मास इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी विल बी लेसर। तो M1 ज़्यादा है, इसका मतलब E1 कम होगा। M2 ज़्यादा होता तो E2 कम होता, ठीक है। लेकिन यहाँ M1 ज़्यादा है तो E1 कम होगा, ठीक है। सो E1 इज लेस देन E2। E1 लेस देन E2 का ऑप्शन कौन सा है, वही आपका सही आंसर होगा, मतलब ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए फोर्स एफ एक्टिंग, ये थोड़ा एक साथ लिखा हुआ है, अ फोर्स एफ acting on an object varies with distance x as shown here. The force is in Newton and x is in meter. The work done by the force in moving the object from x equal to 0 to x equal to 6 meter. क्वेश्चन में आपको दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ है, ठीक है, जहाँ फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। आपको ये बोला गया है कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 मीटर तक वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा। तो वर्क डन बाय द फोर्स होता है एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्क डन क्या होता है, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एरिया निकाल दो। अब देखिए ये एरिया को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वैसे। फर्स्ट तो हुआ रेक्टेंगल, सेकंड हुआ ट्राइंगल। फर्स्ट तो हुआ रेक्टेंगल, सेकंड क्या हो गया, ट्राइंगल। तो पहले तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ मतलब 3 इंटू 3 प्लस नेक्स्ट क्या बचा, इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, तो ये हुआ 3 एंड हाइट कितनी है 3, तो 3 इंटू 3, ये बना 9 प्लस 9/2। 9/2 लिखा जा सकता है 4.5, तो 9 प्लस 4.5 इक्वल टू 13.5। तो 13.5 जूल आपके पास वर्क डन आएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 pieces of mass 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of other mass is. ओके, क्वेश्चन में दे रखा है 30 kg का कोई बॉम्ब था जो कि 2 पीसेस में डिवाइड होता है, एक्सप्लोड होता है, जिनका मास 18 एंड 12 kg है। 18 kg की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, आपके पास में एक 30 kg का बॉम्ब था, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक का मास है 18 kg जो कि 6 मीटर पर सेकेंड से मोशन करेगा। दूसरे का आपके पास मास हो जाएगा कितना, 12 kg, जो कि मान लेते हैं v स्पीड से मोशन करेगा। अब इनिशियली ये जो बॉम्ब था वो रेस्ट में था, मतलब इनिशियली इसका मोमेंटम क्या है 0, मतलब p इनिशियल क्या है 0। तो ये जो P1 एंड P2 है इनका भी सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। इसका मतलब कि इनिशियल तो 0 था, फाइनल कितना होगा 18 इंटू 6, ये तो फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट का क्या हो गया 12 इंटू वी, इनका सम होना चाहिए 0। तो जैसे आप इनको 0 के इक्वल करोगे 12v आ जाएगा आपके पास 18 इंटू 6 माइनस में, तो v आ जाएगा आपके पास -18 इंटू 6 अपॉन 12। तो ये बनेगा माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैसे, तो 6 से 12 जाएगा 2 टाइम एंड 2 से 18 जाएगा 9 टाइम। तो सेकेंड पार्ट की हमारे पास स्पीड आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर मास क्या हो जाएगा, हाफ mv²। हाफ m कितना था 12, v कितना है 9, लेकिन -9 है, -9 का स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 12 को आप 2 से काटोगे 6 टाइम, तो ये बना 6 इंटू 81 जो कि बनेगा 486 जूल। तो इस कंडीशन में सेकेंड पार्ट की काइनेटिक एनर्जी आएगी 486 जूल। 486 जूल हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर इन इट, गिवन बाय द रिलेशन एस इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर वेयर टी इज इन सेकेंड, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 seconds। क्वेश्चन में दे रखा है 3 kg के कोई बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस इक्वल टू 1/3 टी स्क्वायर से दिया जाता है। तो आपको इनिशियल 2 सेकंड में वर्क डन बताना है। तो देखिए एस दे रखा है 1/3 टी स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट विल बी 1/3 इंटू 2t। ये होती है आपके पास स्पीड। स्पीड क्या होती है? ds/dt। अब हमने ये क्यों निकाला है? तो देखिए हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम कॉमन ले लेते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब वी क्या है? फाइनल स्पीड, एंड यू क्या है? इनिशियल स्पीड। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसी को हम सोल्व करते हैं। 8t इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगी? 0। 8t इक्वल टू 2 सेकेंड, आपको 2 सेकेंड में पूछा है, इनिशियल 2 सेकेंड में वर्क डन चाहिए। सो 8t इक्वल टू 2, v फाइनल स्पीड जो बनेगी वो देखिए यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4/3, तो 4/3 मीटर पर सेकेंड। बस ये वैल्यू रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ। एम की वैल्यू कितनी है? तो एम था आपके पास में 3 kg, ठीक है। तो हाफ इंटू 3 इंटू वी की जगह 4/3, तो स्क्वायर करोगे तो 16/9 माइनस यू की जगह 0। ये बना 3/2 इंटू 16/9। 2 से 16 जाएगा 8 टाइम और 3 से 9 जाएगा 3 टाइम, तो 8/3 जूल आपका वर्क डन आएगा। 8/3 जूल कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर अपने पास आता है। 8/3 जूल, 8/3 जूल, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, द पोटेंशियल एनर्जी इन इट। ऐसा क्वेश्चन अपन ने थोड़ी देर पहले किया था जिसमें 2 और 10 दे रखा था डाटा, अब की बार 2 और 8 है। चलो इसको जल्दी से कर लेते हैं। u होता है हाफ kx स्क्वायर। अब स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट k भी सेम होगा, मतलब u प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सो u1/u2 इक्वल टू x1/x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब u1 की जगह u दे रखा है, u2 हमें पता नहीं है, x1 की जगह 2, x2 की जगह हमारे पास कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/16। सो u2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16u। सेम वही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डाटा अलग है। वहाँ 10 था, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 8 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग a 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter. Work done against friction is। आपसे कहा गया है कि एक 2 kg ब्लॉक को किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका इंक्लाइनेशन हमें पता नहीं है, उस पर 10 मीटर की हाइट तक ऊपर ले जाने में, ऊपर स्लाइड करने में जो वर्क डन है दैट इज़ 300 जूल। आपको पूछा गया वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा। मीन्स आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, इंक्लाइनेशन इसका थीटा ले लेते हैं, इसकी हाइट है आपके पास में 10 मीटर। आपसे कहा गया है कि किसी ब्लॉक को बॉटम से टॉप तक लेकर जाना है 10 मीटर की हाइट तक। क्या होगा? तो देखिए ऊपर की तरफ आपको शिफ्ट करना है, लेकिन इसमें नीचे की ओर रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है इस फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया है। तो देखिए हमारे पास जो नेट वर्क डन होता दैट विल बी वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। नेट वर्क डन आपके पास कितना है? 300 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता? mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो 300 इक्वल टू mgh, m की वैल्यू 2 kg, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू भी 10, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10
प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ये बनता 300 इक्वल टू 200 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो यहाँ से आपके पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता 300 माइनस 200 विच इज़ इक्वल टू 100 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में कितना होता 100 जूल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट k is fixed on a table. A ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process is. क्वेश्चन में ये बोला है एक वर्टिकल स्प्रिंग है जो कि किसी टेबल पर रखी है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसके ऊपर m मास की एक बॉल को h हाइट से छोड़ा जाता है, गिराया जाता है। जब वो बॉल इस स्प्रिंग पर गिरती है देन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस d. द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग पर इस बॉल को गिराया गया है जो h हाइट पर है। कितनी हाइट पर है, h हाइट पर। आपने इसको गिराया है। अब जैसे ही ये बॉल गिरी तो सिचुएशन क्या होगी कि स्प्रिंग हो गई कंप्रेस। जैसे ही बॉल गिरी स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस हो गई। कितनी कंप्रेस हुई, तो d डिस्टेंस से ये कंप्रेस हो गई। इनिशियली जितनी ये थी नेचुरल लेंथ में उससे d डिस्टेंस तक और कंप्रेस हो गई। आपसे पूछा गया है इस पूरी प्रोसेस में नेट वर्क डन कितना होगा। तो नेट वर्क डन कितना होगा भाई, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपका नेट वर्क डन होगा। सो नेट वर्क डन हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो देखिए ग्रेविटी mg नीचे की साइड लगेगा, mg जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की साइड लगेगा। इसकी वजह से कितनी डिस्टेंस चला है, तो h और d। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg एंड डिस्प्लेसमेंट इसका h प्लस d। भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल mg एंड डिस्टेंस हो गई h प्लस डी। एंड अब आएगा स्प्रिंग का वर्क डन। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा बेटा, देखिए स्प्रिंग का वर्क डन होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कंप्रेशन है d, तो माइनस हाफ के डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई आपने कंप्रेशन किया है तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही आता है, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन के ऑपोजिट आता है। इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा माइनस हाफ के डी स्क्वायर। तो ये आपका नेट वर्क डन होगा एम जी एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना मैच हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना यहाँ पर आंसर मिलेगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट अ रेट ऑफ 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of energy. How much power is generated by the turbine? क्वेश्चन में ये बोला है 60 मीटर हाइट से किसी टर्बाइन को रोटेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए 15 kg पर सेकेंड की रेट से वाटर फॉल होता है एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से 10% ऑफ एनर्जी का वैसे ही लॉस हो जाता है। तो टर्बाइन की वजह से जनरेटेड पावर कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए पावर हमारे पास कितनी होती है, वैसे तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। अब हाइट से आपने पानी को गिराया है तो इसकी वजह से वर्क डन हो जाएगा mgh/t। ठीक है, लेकिन इसमें भी 10% तो क्या हो गया, लॉस हो गया, तो बचा कितना 90%। बचा कितना 90%। तो आपके पास जो नेट आउटपुट आएगा दैट विल बी mgh/t मल्टीप्लाइड बाय 90%, मतलब 90/100। दिस विल बी योर आंसर। बस इसी को अपने को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमें m/t दे रखा है, मतलब रेट ऑफ वाटरफॉल 15 kg पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपके पास 15, g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू थी 60, इनटू में 90/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनली आंसर मिलेगा 150 इंटू 6 इंटू 9। तो 150 इंटू 6 हो जाएगा 900 इंटू 9, ये मिलेगा अपने को 8100, मतलब 8.1 किलोवाट आप इसको लिख सकते हो। मतलब अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा थर्ड, 8.1 किलोवाट अपने को पावर